हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही फेमस ड्रामा डॉक्टर फोस्टर्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का जो जन्म हुआ था वो 1564 में हुआ था। तो इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जो प्री शेक्सपियर ईरा से बिलोंग करते थे, और ये आज भी इनका जो टेक्स्ट है वो उतना ही रेलिवेंट है, आज भी उतने ही शौक से पढ़ा जाता है। बट इनके बारे में जो एक और चीज़ फेमस है वो ये है कि ही लिव्ड अ वेरी रेकलेस लाइफ। उन्होंने मतलब एक बहुत ही बेपरवाह वाली लाइफ जी, और उनकी रेपुटेशन जो थी वो एक नास्तिक की थी। अब इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे प्ले लिखे। तो इनका जो पहला प्ले था वो टेम्बरलिन था, और चूँकि इन्होंने अपने सारे प्ले 5 साल के भीतर भीतर लिखे, क्योंकि इनका जो जीवन था वो बहुत छोटा रहा और 29 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब डॉक्टर फोस्टर्स इनका सबसे लोकप्रिय ड्रामा माना जाता है। तो अब हम डॉक्टर फोस्टर्स के बारे में, इस प्ले के बारे में थोड़ा सा ऊपरी तरीके से जान लेते हैं। अब इसका टाइटल जो है वो था द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स। इसके ऑथर क्रिस्टोफर मार्लो थे, और इसको पहली बार 1594 में परफॉर्म किया गया। इसका जो जॉनर था वो ट्रेजेडी था, और जो इसका थीम था वो एक एम्बिशन, नॉलेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग अ पैक्ट विद द डेविल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर फोस्टर जो होता है वो बहुत ही एम्बिशियस आदमी होता है, जो मतलब खुद को भगवान से भी ऊपर स्थापित करना चाहता है, और इसके लिए वो एक पैक्ट करता है डेविल के साथ, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर फोस्टर्स है। अब डॉक्टर फोस्टर्स जो हैं वो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, जिनके आसपास पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। अब जो सेकंड कैरेक्टर है इसमें वो मेफिस्टोफिलिस है, जो कि लूसीफर जो अपना, इसको हम कह सकते हैं कि ये गॉड ऑफ हेल है, मतलब नर्क का देवता है। और जो मेफिस्टोफिलिस है वो इसका पर्सनल सर्वेंट है। और जो वैगनर है हमारे डॉक्टर फोस्टर्स का सर्वेंट। अब उसके बाद इसमें दो कैरेक्टर्स हो रहे हैं, वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस। ये डॉक्टर फोस्टर्स के दोस्त हैं, और ये दोनों ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें समय समय पे दो कैरेक्टर्स और आते हैं, उनके नाम है गुड एंजल एंड बैड एंजल। अब इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा बेल्जेबब, जो लूसीफर का सैनिक है, और ये हेल में है। अब उसके बाद इस प्ले में जो एक और ख़ास बात है वो है कि इसमें क्लाउनिश सीन बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्लाउनिश सीन बेसिकली होता क्या है, अब जो प्ले बहुत ज़्यादा सैड और जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा ग्लूमी होता है, उसमें क्लाउनिश सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि उसमें समय समय पर हास्य रस का समावेश किया जा सके। अब उसमें क्या होता है कि अब बहुत सीरियस नोट पे कोई प्ले चल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी ग्रिप लूज़ होने लगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसमें कॉमेडी इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो कॉमेडी इंट्रोड्यूस करने का तरीका रहता है वो ये क्लाउनिश सीन्स के द्वारा रहता है। अब इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है हमारा हॉर्स कोर्सर। अब बेसिकली ये घोड़ों में व्यापार करता है, मतलब घोड़े खरीदता है, बेचता है। और इसमें दो स्पिरिट्स भी हैं, दो आत्माएं, जिनका नाम बेलियल और बेल्चर है, जिनके बारे में जैसे जैसे आगे प्ले बढ़ेगा हम जानेंगे। अब हम एक बार इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो ये प्ले है ये 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक्ट में कुछ सीन्स हैं और कोरस है। अब बेसिकली कोरस क्या होता है? कोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु परफॉर्म, बेसिकली सिंग्स और डांस टू कमेंट ऑन द मेन सेक्शन ऑफ द प्ले। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक आदमी भी हो सकता है या एक से ज़्यादा आदमी भी हो सकते हैं, जो समय समय पर आते हैं और नाच या गाना करते हुए हमें मेन सेक्शन, जो प्ले का मेन सेक्शन रहता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो
अब प्ले जो स्टार्ट होता है वो होता है कोरस से। तो सबसे पहले इसमें कोरस आता है। अब कोरस में हमें डॉक्टर फॉस्टस के जीवन काल के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वो जर्मनी में पैदा हुए, उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और उनके माता पिता इस लायक नहीं थे कि वो उसको पढ़ा लिखा सकते, तो इसलिए उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उनके रिश्तेदारों के यहाँ हुई। अब पढ़ाई लिखाई में वो बचपन से ही तेज़ थे, तो जल्दी ही डॉक्टर की डिग्री मिल गई। अब जो उन्होंने डॉक्टरेट की थी वो की थी थियोलॉजी सब्जेक्ट में। अब थियोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स, तो इसमें मतलब भगवान के बारे में पढ़ा जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, फोस्टर्स अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा घमंड करने लगा था। अब जो भी पैसा वो कमाता था वो सब ब्लैक मैजिक पे उड़ाने लगा, और शायद वो ऐसा मानने लगा था कि जो ब्लैक मैजिक है वो एक इंसान को उसकी पहुंच से परे की सब चीज़ों को हासिल करा सकता है। अब चूँकि वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर स्थापित करना चाहता था, तो उसको ऐसा लगने लगा था कि वो ब्लैक मैजिक के माध्यम से ये सब अचीव कर सकता है। अब प्ले का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फोस्टस अपने कमरे में बैठा है, उसने अपने मन में ठान रखा है कि वो भगवान की तरह शक्तिशाली बनेगा, और इसके लिए वो खूब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स वो अपना डेली रूटीन में पढ़ता है, जैसे कि एरिस्टोटल फिलॉसफी, लॉजिक, मेटाफिज़िक्स, जस्टिनियन लॉ। पर उसको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि इससे उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उसको खुद को सबसे शक्तिशाली प्रूव करना है और उसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। तो अब उसको लगने लगा है कि जो ये उसका ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से ही अचीव हो सकता है। अब इसके लिए वो क्या करता है, वो अपने सर्वेंट को, जिसका नाम वैगनर है, उसको अपने दो दोस्त जो वेल्डेस और कॉर्नेलियस है उनको बुलाने के लिए भेजता है। अब जैसे ही वैगनर वहाँ से जाता है तभी वहाँ पे गुड एंजल और बैड एंजल आ जाते हैं। अब जो गुड एंजल है वो डॉक्टर फोस्टर्स को समझाता है कि तुम ये सब मत करो, मतलब ब्लैक मैजिक मत सीखो और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। पर जो बैड एंजल है वो उसको उकसाता है कि नहीं, तुम सीखो और इसको सीख के संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब फाइनली डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर फोस्टर्स, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो ब्लैक मैजिक सीखेंगे। इतने में वहाँ पे वर्ल्डेस और कॉर्नेलियस भी आ जाते हैं, और फोस्टर्स उनको कहता है कि आप दोनों मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओ। अब इसी के साथ ये फर्स्ट सीन ख़त्म हो जाता है। तो अब सेकंड सीन पे प्ले शिफ्ट होता है। अब ये सीन डॉक्टर साहब के घर के सामने का है। यहाँ दो स्कॉलर्स उनसे मिलने को आते हैं और वैगनर उनको घर के बाहर ही मिल जाता है। तो वो वैगनर से कहते हैं कि फोस्टर्स घर पे है क्या। तो वैगनर उनको इधर उधर की बातों में घुमाने लग जाता है, पर वो समझ जाते हैं कि शायद फोस्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब ब्लैक मैजिक सीखेगा, तो अब वे उसे समझा नहीं सकते और अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची कि वो उसको समझा सके कि ब्लैक मैजिक नहीं सीखना चाहिए, ये सब फालतू की बात है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद प्ले शिफ्ट होता है थर्ड सीन पे। इस सीन में फोस्टर्स एक गार्डन में बैठा है और वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो मेफिस्टोफिलिस को बुलाने के लिए ब्लैक मैजिक करता है और मेफिस्टोफिलिस वहाँ पे आ जाता है। अब फोस्टर्स उससे लूसीफर के बारे में पूछता है। अब लूसीफर के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि उसको हेल ऑफ गॉड माना जाता है, मतलब नर्क का देवता। अब मेफिस्टोफिलिस उसके सारे सवालों का जवाब देना शुरू करता है जो भी फोस्टर्स उससे पूछता है। फिर फोस्टर्स कहता है कि वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है और इसके लिए वो लूसीफर को सर्व करने के लिए भी तैयार है। वो मेफिस्टोफिलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाए और लूसीफर से उसका जवाब लेके कल रात को दोबारा आए।
परंतु वो उसके सामने, फोस्टस उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर लूसीफर मेफिस्टोफिलिस को उसका पर्सनल सर्वेंट बना देगा 24 साल के लिए, तो 24 साल के बाद वो अपनी सोल लूसीफर को दे देगा। मतलब कि मेफिस्टोफिलिस उसको, फोस्टस को 24 साल के लिए सर्व करे, तो उसके बाद जो अपना फोस्टस है वो अपने प्राण त्याग देगा और अपनी सोल लूसीफर को दे देगा। अब इस तरीके से मेफिस्टोफिलिस ये सब सुन के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है। अब इस एक्ट का फाइनल सीन आता है। अब ये एक क्लाउनिश सीन है। अब इसमें अब एक क्लाउन गली में घूम रहा होता है, मतलब सड़क पे वो घूम रहा है और वो वैगनर को दिखता है। तो वैगनर उससे उसकी इनकम पूछता है और जब उसको यकीन हो जाता है कि वो जो क्लाउन है वो बहुत ही गरीब है, तो वैगनर उसको कुछ फ्रेंच कॉइन्स देता है और अपना सर्वेंट बनने के लिए बोलता है। पर जो वो क्लाउन होता है वो उसको वापस कर देता है। तो वैगनर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वैगनर उसको अपना सर्वेंट बनाना चाहता था और वो तैयार नहीं हो रहा था। अब वैगनर क्या करता है, वैगनर वहाँ पे 2 आत्माओं को बुलाता है जो उस क्लाउन को तंग करती है। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो एंड में वैगनर का सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है। अब जिन आत्माओं को वैगनर ने बुलाया था उन आत्माओं का नाम रहता है बेलियल एंड बेल्चर। अब इस तरीके से ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो अब हम शिफ्ट करते हैं सेकंड एक्ट पे। अब सेकंड एक्ट स्टार्ट होती है और रात का समय है और फोस्टस अपने स्टडी रूम में बैठा है। अब वो सोचता है कि वो भगवान के साथ रहे या शैतान के साथ रहे। तो उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है। वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी दोनों एंजल दोबारा आ जाते हैं और वो उसको अपने अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद मेफिस्टोफिलिस आ जाता है वहाँ पे और वो कहता है कि लूसीफर को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पसंद आया और उसकी शर्तें उसको मंजूर है। और इतना सुनते ही फोस्टस खुश हो जाता है और वो अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट को लिखता है और साइन कर देता है। अब इसके बाद मेफिस्टोफिलिस फोस्टस को खुश करने के लिए वहाँ पे एक राक्षसों का डांस ऑर्गेनाइज करता है। तो इसके बाद फिर मेफिस्टोफिलिस से फोस्टस कई सारे सवाल पूछता है, जैसे हेल का लोकेशन क्या है, और वो अपनी कुछ डिमांड भी रखता है। जैसे वो एक डिमांड रखता है कि उसको वाइफ चाहिए और इसके साथ साथ वो बहुत सारी किताबें मांगता है। अब जिसको, अब क्योंकि फोस्टस को पढ़ने का बहुत शौक़ था तो वो अपने लिए कुछ किताबें मांगता है जिससे वो नेचर और यूनिवर्स की मैक्सिमम नॉलेज गैदर कर सके। अब एक्ट 2 का सेकंड सीन आ जाता है। अब इस सीन में फोस्टस के माइंड में फिर से डाउट आने लगते हैं कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो मेफिस्टोफिलिस से बात करना स्टार्ट कर देता है। वो उससे पूछता है कि हु क्रिएटेड द अर्थ, कि अर्थ का निर्माण किसने किया, पृथ्वी का निर्माण किसने किया। अब इसका जवाब मेफिस्टोफिलिस को नहीं है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद गुड एंजल और बैड एंजल दोबारा आते हैं। अब गुड एंजल दोबारा उसको समझाता है। अब उसके बाद फोस्टस थोड़ा सा गिल्टी भी फील करता है। तभी वहाँ लूसीफर और उसका एक सैनिक बेल्जेबब आ जाते हैं और वो उसको डराते हैं। वो उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद दिलाते हैं और उसके बाद लूसीफर फोस्टस के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे 7 डेडली सिंस, जो 7 पाप आत्माएँ होती हैं, उनको बुलाता है। पर फोस्टस की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती और ना वो उन्हें अच्छी लगती, तो इसलिए वो उनको वापस जाने के लिए बोल देते हैं। अब लूसीफर उसके बाद फोस्टस को एक बुक देता है जो ब्लैक मैजिक की बुक है। अब उससे फोस्टस उसको पढ़ के अपना भेष बदलना सीख सकता है। मतलब वो अपनी कोई भी फॉर्म बना सकता है। मतलब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसके बाद कन्वर्ट कर हो सकता है।
तो इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद दोबारा कोरस आता है। अब इस कोरस में बताया जाता है कि डॉक्टर फोस्टस पूरे यूनिवर्स की यात्रा करके रोम में आ गए। अब रोम में पोप ने एक डिनर का बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया हुआ है। अब जो प्ले है वो थर्ड एक्ट के फर्स्ट सीन पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ फोस्टस मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि वो उसको इनविजिबल कर दे, जिससे कि कोई उसको देख ना सके और वो पोप को तंग कर सके। अब गायब होने के बाद फोस्टस की फिर मस्ती चालू हो जाती है। अब वो वहाँ से प्लेट उठा लेता है डिनर की, जो डिनर के लिए मतलब प्लेट्स लगाई गई होती हैं, वो प्लेट्स उठा लेता है और इवन पोप को एक थप्पड़ भी मार देता है। अब पोप और सारे गेस्ट डर जाते हैं और वो सारे चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं और वो प्रे करते हैं कि ये सब ख़त्म हो जाए। अब दोबारा कोरस आता है। अब इस कोरस में क्या होता है कि फोस्टस पूरे यूनिवर्स का भ्रमण करके वापस अपने जगह लौट आता है और लोग वहाँ पे उसका खूब स्वागत करते हैं। और अब तक फोस्टस अच्छा खासा फेमस हो जाता है और इवन उसे दूर दूर के राजा अपने महल में इनवाइट करते हैं। तो ऐसे ही वैगनर आता है और कहता है कि एक राजा ने आपको अपने पैलेस में इनवाइट किया है। अब एक्ट 4 चालू होता है। अब एक्ट 4 में दो सीन, फर्स्ट सीन और सेकंड सीन, ये दोनों क्लाउनिश सीन है। अब इनमें क्या होता है, इनमें दो क्लाउन्स दिखाए जाते हैं, रॉबिन एंड राल्फ। ये दोनों आते हैं और ये दोनों फोस्टस के रूम से ब्लैक मैजिक वाली उसकी बुक उठा के ले जाते हैं। अब वो दोनों एक शराब की दुकान से एक बोतल चुरा लेते हैं और ब्लैक मैजिक से उसे कहीं पे छुपा भी देते हैं। अब दुकान का मालिक तंग हो जाता है। अब उसको और ज़्यादा परेशान करने के लिए वो ब्लैक मैजिक से मेफिस्टोफिलिस को बुलाते हैं ताकि वो उसको तंग करे। बट जो मेफिस्टोफिलिस है वो इन्हीं दोनों की क्लास ले लेता है और उनको जानवर बना देता है, एक को कुत्ता बना देता है और एक को बंदर बना देता है। और इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है। और इवन उनको जानवर तो बना ही देता है, वो इनको मतलब इतना परेशान कर देता है कि वो जो चुराई हुई शराब की बोतल है वो भी दुकानदार को वापस कर देते हैं। अब प्ले नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट एक्ट पे शिफ्ट कर जाता है। अब सीन थर्ड। तो डॉक्टर फोस्टस जो होते हैं वो इंसब्रुक के राजा के साथ उनके शानदार और आलीशान महल में आराम से बैठे हुए हैं। तभी राजा उनसे एक फरमाइश करता है। वो कहता है कि वो एलेक्जेंडर और उसकी लवर को जिंदा देखना चाहते हैं। अब फोस्टस मेफिस्टोफिलिस की हेल्प से उन दोनों को जिंदा कर देता है और राजा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर फोस्टस की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है। अब इतने में डॉक्टर फोस्टस को एक दरबान वहाँ पे इंटरप्ट करता है और अब इससे फोस्टस को गुस्सा आ जाता है और वो उसके दो सींग उगा देता है उसके सिर पे। अब फिर फाइनली वो गिल्टी प्लीड करता है और उसके बाद फोस्टस मान जाता है और वो उसके सींगों को वापस गायब कर देता है। अब उसके बाद सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। अब ये एक क्लाउनिश सीन है। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो फोस्टस हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं। तभी रास्ते में एक घोड़े वाला मिलता है उनको। तो जो हॉर्स कोर्सर है वो मिलता है उनको और फोस्टस के घोड़े के बदले वो उनको $50 ऑफ़र करता है। अब फोस्टस मना कर देते हैं पर जो हॉर्स कोर्सर होता है वो नहीं मानता और वो बार बार उनको कहता है कि आप ये पैसे लो और ये मुझे अपना घोड़ा दे दो। अब फाइनली फोस्टस मान जाता है और फोस्टस कहता है कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम इस घोड़े को लेकर पानी के पास मत जाना। अब जैसे ही तुम पानी के पास जाओगे तो ये घोड़ा गायब हो जाएगा। पर जो हॉर्स कोर्सर होता है वो नहीं मानता और वो उसको लेके पानी के पास चला जाता है और वहाँ जाते ही घोड़ा गायब। अब इतने में फोस्टस अपने घर पहुँच चुका होता है और वो सो जाता है और अब पीछे पीछे हॉर्स कोर्सर भी आ जाता है और वो उसको जगाने के लिए उसकी टांग खींचता है क्योंकि वो उससे अब पैसे वापस लेना चाहता है अपने। अब जैसे ही वो उसकी टांग खींचता है तो फोस्टस की टांग उसके हाथ में आ जाती है। अब वो बुरी तरह डर जाता है। तो
अब जैसे ही वो डरता है और वैसे ही वो टांग को दूर फेंक कर वहाँ से भाग निकलता है। अब इतने में वहाँ पे वैगनर भी आ जाता है। वो फोस्टस को कहता है कि आपको वैनहोल्ड के ड्यूक ने अपने महल में बुलाया और आपकी वो मैजिक ट्रिक्स देखने के इच्छुक हैं। तो इसी के साथ ये एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। सॉरी, ये एक्ट नहीं, ये सीन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद इस एक्ट का फाइनल सीन चालू होता है। अब इस सीन में फोस्टस ड्यूक के दरबार में खूब सारी मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जिसे देखकर ड्यूक और डचेस दोनों बहुत खुश होते हैं। तो अब जो वैनहोल्ड की डचेस है वो अपनी फरमाइश रखती है। अब चूंकि वहाँ सर्दियों के दिन थे तो वो कहती है कि उसे ताज़े अंगूर देखने हैं जो इस सीज़न में नहीं होते। अब अंगूरों का सीज़न रहता है गर्मियों में, परंतु वो कहती है कि मेरे को सर्दियों में अंगूर देखने हैं। तो फोस्टस मेफिस्टोफिलिस की हेल्प से अंगूर वहाँ पे पेश कर देता है, और जैसे ही अंगूरों की प्लेट आती है तो डचेस बहुत खुश हो जाती है। और इसी तरीके से ये एक्ट नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। अब प्ले एंटर करता है अपने फाइनल एक्ट में, एक्ट 5। और अब फाइनली 24 साल बीत चुके हैं और फोस्टस का अंतिम समय भी निकट आ गया। अब फोस्टस अपना सारा सामान वैगनर को सौंप देता है। अब चूंकि वैगनर ने उसकी बहुत सेवा की थी और फोस्टस वैगनर से बहुत खुश था, तो वो अपना सारा सामान वैगनर को दे देता है। अब इस सीन में फोस्टस अपने स्कॉलर दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वो सब दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और वो जो चर्चा कर रहे होते हैं वो एक लेडी के बारे में होती है, हेलन नाम की। और ये माना जाता है कि वो लेडी इस पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर लेडी रही। तो अब फोस्टस के दोस्त, जो स्कॉलर दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि हम हेलन को देखना चाहते हैं। तो फोस्टस जादू से वहाँ पे हेलन को पेश कर देता है। अब उसके बाद वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो फोस्टस को कहता है कि तुम पश्चाताप कर लो, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो और ये सब काम नहीं करने चाहिए, तुम भगवान की शरण में जाओ और इन सब के लिए माफ़ी मांग लो। अब तभी वहाँ पे मेफिस्टोफिलिस भी आ जाता है और वो फोस्टस को वार्निंग देता है कि अगर तुमने, जैसा कि वो ओल्ड मैन ने कहा है, उस हिसाब से कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब फोस्टस डर जाता है और वो मेफिस्टोफिलिस से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मैं हेलन को दोबारा देखना चाहता हूँ और उसको अपनी मिस्ट्रेस मतलब रिखाइल बना के रखना चाहता हूँ। तो मेफिस्टोफिलिस वहाँ पे दोबारा हेलन को पेश कर देता है और इस तरीके से ये सीन ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 5 सीन 2 स्टार्ट होता है। इसमें वो बूढ़ा आदमी जो पिछले सीन में आता है वो दोबारा आता है और अपना कंसर्न फोस्टस की तरफ दिखाता है। जो फोस्टस मतलब जितनी भी मुश्किलों का आप सामना कर रहा है वो दिखाता है कि वो बहुत मतलब इस सब को देख के उसका दिल पसीज रहा है और वो बहुत मतलब व्यथित है उसकी ये सारी दशा देख के। तो इतने में बूढ़ा आदमी अपना कंसर्न दिखा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है और जो बूढ़े आदमी को वहाँ से भगा देता है और इस तरीके से ये सीन ख़त्म हो जाता है। अब फाइनल एक्ट का फाइनल सीन आता है। अब लास्ट डे, जो फिनाले डे रहता है, वो चल रहा है और लगभग घड़ी में 11 बजे का समय हो चुका है। तो अब सब दोस्त बैठे हैं, सारे स्कॉलर फ्रेंड्स भी बैठे हैं। तो इस समय फोस्टस अपने स्कॉलर दोस्तों को पहली बार उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। अब जिसको जानकर उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परंतु तब फोस्टस उनको कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम लोग सब दूसरे कमरे में जाओ और चाहे मैं अब कुछ भी बोलूँ, कुछ भी चीखूँ चिल्लाऊँ, अब तुम इस कमरे में मत आना। और उन सारों को दूसरे कमरे में जाने के लिए कह देता है। अब उन सब के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है और फाइनली 12 बजे राक्षस कमरे में आता है और फोस्टस की आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाता है। और इसी तरह फाइनल कोरस आता है जिसमें सीख दी जाती है कि किसी भी आदमी को ब्लैक मैजिक नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी के साथ
ये जो ड्रामा है ये ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।